हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन सिंपल सीटेट यूट्यूब चैनल। सीटेट की तैयारी को हम बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं। आप चाहे तो हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी मैं बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, यानी हमने लर्निंग और एक्विजिशन को पढ़ा है, टाइप्स ऑफ लर्निंग देखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग देखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग देखा है, एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स देखा है, पाव्लोव वाइगोत्स्की है, चोम्स्की है, पियाजे है, इन लोगों ने क्या क्या कहा है, जेरोम ब्रूनर ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ रखी है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना थोड़ा सा इसके ऊपर MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लिए जाए, क्योंकि हमको सीटेट को भी ध्यान में रखना है। MCQs की भी हमको तैयारी करना है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसके 4 ऑप्शंस होते हैं, सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। सीटेट का जो पूरा पैटर्न है पेपर 1 और पेपर 2 का, तो उसको किस तरह से समझना है, पेपर का फॉर्मेट क्या है, सिलेबस क्या है, मैंने इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी जा करके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा काम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे एक्विजिशन और लर्निंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर स्क्रीन आपको दिखाई देंगी, स्क्रीन पर देख करके मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, एक के बाद एक हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ ताकि आप स्क्रीन को अच्छी तरह से यहाँ पर देख सको। ठीक है, तो क्वेश्चन है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो यहाँ पर RTE की बात हो रही है। RTE यानी राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो उसने क्या किया है, हैज़ इंक्लूडेड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे के सर्वांगीण विकास की वहाँ पर बात हो रही है एज वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन। यानी आपकी जो शिक्षा है तो उसका उद्देश्य है, उसका एम है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे का ऑलराउंड यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो देखिए, ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी है और अपने आप में एक फैक्ट भी यहाँ पर आपको बता रहा है। कितना बेस्ट, कितना बढ़िया ये क्वेश्चन है, जिसमें एक फैक्ट भी आपको पता चल रही है। इसी फैक्ट पर हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो RTE जो है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। यानी अब वो क्या है, तो उसमें क्या चीज़ें आती है ऑल राउंड डेवलपमेंट में। तो ऑप्शन में देखो क्या क्या लिखा है। नंबर 1 है इट नर्चर्स द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड। यानी बच्चे का जो भौतिक है, फिजिकल है, मेंटल है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें हैं, और इमोशनल उसका भावनात्मक विकास भी है। यानी ये सारी चीज़ों को ये कवर करता है। या तो फिर दूसरा ऑप्शन है वुड, वहाँ पे गलती से लिखा हुआ है टाइपिंग में, तो इट इंश्योर्स दैट एवरी चाइल्ड इज ए पार्ट ऑफ वर्कफोर्स। यानी कि एक काम की पूरी फौज है, उसका एक पार्ट है बच्चा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, RTE में ऐसा नहीं कहा गया है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है एवरी चाइल्ड ग्रोज रैपिडली बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। तो हर बच्चा, एवरी चाइल्ड यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो 6 से लेकर 14 साल की आयु में बहुत ही तेज़ी से उसका विकास होता है। तो ऐसा नहीं है, राइट। और यहाँ पर थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए बैठते हो तो केवल, ओनली और एवरी, ऑल, इस तरह के जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, तो आपको उनको फ़ौरन पिक करना है, सिलेक्ट करना है और उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना होता है, बाहर निकालना होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी हम ट्रिक्स एंड टिप्स की भी यहाँ पर बात करेंगे। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं प्रॉपर हेल्थ केयर इज़ इसेंशियल। यानी कि बच्चे की जो प्रॉपर हेल्थ केयर है, उसकी जो मेंटल, फिजिकल, ये सारी जो चीज़ें, उसकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चौथा ऑप्शन भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन सबसे सही जो यहाँ पर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैं इस तरह से सिलेक्ट करके भी आपको बता दूंगा ताकि समझना थोड़ा सा इजी हो। तो इट नर्चर्स द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड। यानी कि आपका हो गया ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टीचर्स डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर्स डायरेक्टली बिकॉज। यानी टीचर जो है बच्चों को या लर्नर को, शिक्षार्थी को नए शब्दों का अर्थ डायरेक्ट नहीं बताते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज नंबर 1, लर्नर्स डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। यानी बच्चे पसंद नहीं करते हैं कि उनको नए शब्दों का अर्थ या मतलब बताया जाए, ऐसा तो नहीं होता है। या तो फिर इट प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को कुछ नया ढूंढने में, वो जिसको बोलेंगे इट प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज। तो क्लूज की वजह से जो बच्चों को एक ढूंढने में जो क्यूरियोसिटी होती है, तो वो यहाँ पर कम हो जाती है। इससे वो बच्चों को बचाता है, प्रिवेंट करता है नए ज्ञान, नए नॉलेज को प्राप्त करने में या डिस्कवर करने में।
खोज करने में, नए ज्ञान की बच्चों को उस चीज़ से वो दूर करता है, इसलिए उनको डायरेक्टली मीनिंग नहीं बताया जाता है। या तो फिर लर्नर्स ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी कि बच्चों को ऑलरेडी मीनिंग पता है तो फिर उनको बताने की क्या ज़रूरत है। या तो फिर वोकेबलरी विल नॉट बी इनरिच्ड, या तो फिर इसलिए नहीं बता रहे हम बच्चों को डायरेक्टली मीनिंग कि उससे बच्चों की जो वोकेबलरी है वो इनरिच नहीं होंगी, वो बढ़ेंगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन जो है तो वो है इट प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है मैं सेलेक्ट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इट प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट क्लूज, ये सही ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंप्यूटर जी स्क्रीन को हटाइए, अब हम आ गए वापस यहाँ पर व्हाइट बोर्ड को देखते हैं। तो लर्निंग जो होती है आपकी, उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है आपका फॉर्मल वे में जो आप लर्निंग करते हो वो होता है, एक होता है इनफॉर्मल लर्निंग, और एक होता है नॉन फॉर्मल लर्निंग। ठीक है, यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, नॉन फॉर्मल लर्निंग। 3 तरह से लर्निंग होती है, फॉर्मल वे में लर्निंग होती है, इनफॉर्मल वे में लर्निंग होती है, और नॉन फॉर्मल वे में लर्निंग होती है। अब ये क्या है हम ये समझ लेते हैं। देखिए, जब एक बच्चा स्कूल में जाता है, ठीक है, स्कूल में चला गया वो, तो फॉर्मल वे में एक टीचर उसको खड़े होकर के पढ़ा रहा है या वो एजुकेशन प्राप्त कर रहा है वहाँ पर जा कर के, तो ये हो गई आपकी स्कूल की लर्निंग, जो कि एक फॉर्मल वे में टीचर स्टूडेंट यहाँ पर होते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट। एक होता है इनफॉर्मल वे में लर्निंग। देखिए आप अपना, हम ये कहते हैं कि जो ये लर्निंग जो है ये क्रिया है या एक ये प्रोसेस है जो कि वोम टू टोम जाता है, यानी गर्भ से लेकर के कब्र तक चलने वाली ये प्रोसेस है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रोसेस है, वोम टू टोम चलता है। तो अब ये सिर्फ स्कूल में जाकर ही बच्चा कुछ सीखता है क्या, ऐसा है क्या? नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन में बाहर की दुनिया से भी वो बहुत कुछ सीख रहा होता है, राइट। यानी कि इनफॉर्मल वे में भी वो कुछ ना कुछ सीखता है। कभी अपने परिवेश से, फैमिली से उसने कुछ सीख लिया, कभी फ्रेंड्स से सीख लिया, कभी बाहर जा रहा है तो जाते जाते उसने कुछ देखा, तो वहाँ पर भी उसका अधिगम या उसका जो लर्निंग है वो हो रही होती है, तो उसे हम कहेंगे इनफॉर्मल लर्निंग। ठीक है, यानी कि अपने यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझने के लिए ईवीएस लिख रहा हूँ, यानी अपने इन्वायरमेंट से उसने जो कुछ भी सीखा है, ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ नहीं है ये, तो अपने जो वातावरण से, परिवेश से जो कुछ उसने सीखा तो वो इनफॉर्मल हो गई आपकी लर्निंग। और एक होता है नॉन फॉर्मल लर्निंग। देखिए नॉन फॉर्मल लर्निंग में क्या होता है, नॉन फॉर्मल लर्निंग में ये होता है कि एक बच्चा जब डिस्टेंस मोड में, यानी कि यूनिवर्सिटी या कोई किसी कॉलेज से जुड़ करके वो घर बैठे जब पढ़ाई करता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन फॉर्मल लर्निंग। तो आई होप कि आपको फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल लर्निंग समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है तो लाइक ठोकिए, यानी कि वीडियो को लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर से हम स्क्रीन लेकर के आते हैं। तो ये है स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग। तो हमें ये बताना है कि नॉन फॉर्मल लर्निंग की यहाँ पर एग्जाम्पल या उदाहरण क्या है। तो 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। पहला है चिल्ड्रन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी बच्चे अपने पेरेंट्स से लर्निंग सीख रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये फॉर्मल लर्निंग है या इनफॉर्मल लर्निंग है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है चिल्ड्रन लर्निंग ए न्यू गेम फ्रॉम फ्रेंड्स, यानी बच्चे एक नया गेम अपने दोस्तों से सीख रहे हैं, अपने दोस्तों से एक नया खेल अगर वो सीख रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है चिल्ड्रन लर्निंग फ्रॉम करेस्पॉन्डेंस लेसन्स, यानी करेस्पॉन्डेंस लेसन उसे कहेंगे, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण देते वक्त समझाया था कि एक बच्चा यूनिवर्सिटी या स्कूल से दूर रह करके सीख रहा है, उसे हम कहेंगे करेस्पॉन्डेंस लेसन्स। ठीक है, उसके बाद है चौथा ऑप्शन है चिल्ड्रन लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर। ये तो बिल्कुल फॉर्मल वे ऑफ लर्निंग की एग्जांपल हो गई कि बच्चे अपने आर्ट टीचर की सहायता से सीख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो नॉन फॉर्मल लर्निंग की जो बेस्ट सुइटेबल एग्जाम्पल है तो वो आपको मिल जाती है ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर 3 आपका है चिल्ड्रन लर्निंग फ्रॉम करेस्पॉन्डेंस लेसन्स। ठीक है, यानी बच्चे जो है करेस्पॉन्डेंस लेसन के द्वारा या दूर से बैठ करके
घर बैठे ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो नॉन फॉर्मल लर्निंग की इंस्टेंस है या उसके एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग। देखिए ग्रुप में जब आप प्रोजेक्ट बच्चों को कुछ काम देते हो, ग्रुप बना करके, समूह बनाकर किसी काम को करने के लिए जब बच्चों को दिया जाता है तो उससे क्या डेवलप होता है, किस बात की, किस चीज़ का उसमें विकास होता है। तो ऑप्शंस है, ए हाई लेवल ऑफ एम्बिशन टू अचीव, एक एम्बिशन पैदा होता है, एक जज्बा, एक जोश पैदा होता है कुछ प्राप्त कर लेने का, कुछ हासिल कर लेने का। या तो फिर कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उसमें कोलैबोरेशन पैदा हो रहा है, मिल करके काम करने का, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो रही है उसके अंदर, यानी कि वो थोड़ा सा यहाँ पर जो बारीकी से पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सोच पा रहा है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, इस तरह, यानी कि सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, राइट। अगर आप देखो तो ये कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़े हैं, जिनके बारे में पियाजे ने कहा है और हमने उसको अच्छे से यहाँ पर पढ़ा भी है, आप वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है, कंपटीशन अमंग लर्नर्स टू एक्सेल इन एकेडमिक्स। या जो शिक्षार्थी है तो उनमें कंपटीशन शुरू हो जाता है, उनमें स्पर्धात्मक एक जिसे जज्बा कहेंगे वो उनके अंदर शुरू हो जाता है, पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो टू एक्सेल इन एकेडमिक्स, तो उनकी जो एजुकेशनल जो जिसे हम कहेंगे दिनचर्या या उनका जो शेड्यूल शुरू है, एजुकेशनल जो भी उनकी गतिविधियाँ शुरू है, तो उसमें बेहतर से बेहतर करने का एक उनमें और एक कंपटीशन एक दूसरे से पैदा होता है। या तो फिर गुड मेमोरी इन द यंग लर्नर्स, या तो फिर छोटे बच्चों में अच्छी मेमोरी पैदा होती है। देखिए जरा स्क्रीन हटाइए कंप्यूटर जी, यहाँ पर मैं आपको एक शब्द बताना चाहता हूँ सीटेट के लिए, अगर वो शब्द किसी ऑप्शन में आ जाता है, वो है मेमोरी, या आप मेमोरी इसे कह सकते हो, या इससे रिलेटेड एक शब्द है रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन यानी कि जिसे हम हमारी बोलचाल की कॉलोक्वियल लैंग्वेज में रेक्टिफिकेशन बोल सकते हैं। तो मेमोरी यानी याद करना, रटना, बिल्कुल बिना समझे दिमाग में उसको उतार लेना, क्रैम कर लेना, मगअप कर लेना, ये सारी चीज़ें होती है। तो किसी ऑप्शन में अगर सीटेट का आप पेपर दे रहे हो और ये आ जाता है कि बच्चा याद करेगा, बच्चा मेमोराइजेशन करेगा, बच्चा रोट लर्निंग करेगा, तो याद रखना हमेशा वो ऑप्शन जो है रॉन्ग होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में नॉट पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन में नॉट है, सॉरी क्वेश्चन में अगर, तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए, मतलब वो गलत ऑप्शन नहीं तो सही हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए वापस हम स्क्रीन लेकर के आते हैं और देखते हैं ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग। तो हमारा जो समूह में काम है उससे क्या डेवलप होता है, तो बहुत ही सिंपल है उसका आंसर, उससे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों में जो है धीरे धीरे उसका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में सोचने की जो क्षमता है तो वो किस चीज़ से बढ़ती है, किस तरह के क्वेश्चंस से, किस प्रकार के क्वेश्चंस से उस स्किल को बढ़ावा मिलता है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन से मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन किसे कहते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल बात। जैसे मैंने आपसे ये पूछ लिया कि भैया जो है भारत कब स्वतंत्र हुआ या ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमें कब आज़ादी मिली, तो इसका फैक्चुअल क्वेश्चन है, हमेशा वो आंसर जो होगा 15 अगस्त 1947, तो ये बिल्कुल फैक्चुअल बात होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन से बच्चों की थिंकिंग प्रमोट होती है क्या, नहीं। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है क्वेश्चंस बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग टेक्स्ट। तो रीडिंग जो भी पठन आपने किया है, जो कुछ भी पढ़ा है, तो अगर उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो उससे यहाँ पर आपकी थिंकिंग स्किल बढ़ती है या पैदा होती है। या तो फिर तीसरा ऑप्शन है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। देखिए इन्हें PRQ भी कहा जाता है, तो थोड़ा वापस इधर स्क्रीन लेकर आइए। PRQ यानी पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, PRQs पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन से क्या होता है कि बच्चों के अंदर, हर बच्चा, बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हर कोई एक दूसरे से विविध है, बहुत ही विविधतापूर्ण हमारा देश भी है और हमारी क्लासेस भी है। एवरीथिंग इज सो डाइवर्स इन आवर कंट्री। तो हमारे भारत में सब कुछ बहुत ही डाइवर्स है, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। तो अब जब आप किसी से पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछ लेते हो कि तुम्हें कौन सा जो है, जैसे अगर हम पूछ ले क्लाइमेट पसंद है और फिर वो क्यों पसंद है, या तुम्हें कौन सा कलर पसंद
पसंद है, अगर हम एलिमेंट्री लेवल पर बच्चों की बात करें तो तुम्हें कौन सा कलर पसंद है और वो क्यों पसंद है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट स्पेसिफिक कलर, अगर आप ऐसे पूछ लेते हो तो हर बच्चा जो है उसका डिफरेंट रिस्पॉन्स मिलेगा आपको कि मुझे ब्लू अच्छा लगता है तो उसकी वजह ये है बिकॉज स्काई इज़ ब्लू, कोई बच्चा कहेगा वाटर इज़ ब्लू, कोई बच्चा कहेगा मुझे ग्रीन पसंद है बिकॉज प्लांटेशन वेजिटेशन एंड ट्रीज़ आर ग्रीन। ऐसे अलग अलग आपको बहुत सारे जवाब जो है आंसर्स या उत्तर उनके आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होता है कि थिंकिंग बच्चों की बढ़ रही है, राइट। उसके बाद चौथा ऑप्शन देखते हैं, स्क्रीन वापस लेकर आते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस से भी यहाँ पर जो है थिंकिंग को प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सही इसका जो जवाब है वो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होना चाहिए, यानी बच्चों का जो पर्सनल रिस्पॉन्स है वो जो अपनी तरफ से जवाब देंगे वो यहाँ पर होता है। उसी तरह से क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होता है तो उसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, व्हाट इज़ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आई होप कि आप इसे जो है पॉज करके ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क इज ए प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट्स। तो बच्चे अगर यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, आइडियाज़ के बारे में सोच विचार कर रहे हैं और फिर उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, फिर उसके अंदर काट छाट कर रहे हैं, उसको एडिट भी कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसको फिर से वो पुनर्गठन उसका कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि बच्चों ने किसी चीज़ को सोचा है, फिर उसको लिखा है, फिर उसको कम ज़्यादा किया है, ड्राफ्ट करके एडिट भी किया है, एडिट, तो ये जो प्रोसेस है, और उसको फिर रिवाइज़ किया है, फिर से उसको पढ़ा है उन्होंने, तो ये जो क्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या बता रही है। तो ये ऑप्शंस है, लिसनिंग स्किल, उनकी जो श्रवण की क्षमता है या उनकी जो सुनने की जो ताकत है, क्षमता है, वो बता रही है, या फिर स्पीकिंग स्किल, उनकी बोलने की क्षमता, या फिर रीडिंग स्किल या उनकी पढ़ने की क्षमता, या फिर राइटिंग स्किल, तो राइटिंग क्षमता, लेखन का जो कौशल है वो उनको बता रही है। तो देखिए यहाँ पर सोचना किसी चीज़ को, फिर उसको लिखना, फिर उसको काट छाट करना, उसके अंदर कम ज़्यादा करना। देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली राइटिंग की बात क्वेश्चन में नहीं हुई, हमको उसको एडिटिंग और ड्राफ्टिंग से समझना है, राइट। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि राइटिंग स्किल्स, क्योंकि देखिए आइडियाज़ है उनको ऑर्गेनाइज करना, ड्राफ्ट एडिट करना एंड रिवाइज करना, ये यहाँ पर बात हो रही है। तो आई होप कि आप इसे समझ पाए हो। स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क इज ए प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट्स राइटिंग स्किल्स। लेखन कौशल जो है उससे पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर हम वीडियो को एंड भी करते हैं बिकॉज काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया है। बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, टीचर्स हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश बाय। तो एक टीचर है वो लर्नर्स को सपोर्ट कर रहा है, उनको वो मदद कर रहा है किस चीज़ में, इंग्लिश के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में, राइट। तो किस तरह से वो, किस माध्यम से ऐसा कर सकता है या किस तरह से वो ऐसा कर सकता है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। नंबर 1, गिविंग द लर्नर्स ए लॉट ऑफ असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स दैट विल लीड टू मच प्रैक्टिस, राइट। यानी कि बच्चों को खूब काम दे देना, इसका सिंपल अब शब्दों में अर्थ ये हो जाता है कि बच्चों को खूब ज़्यादा ढेर सारा काम दे दिया हमने, अब इससे क्या होगा कि उनका जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट होगा। तो ये ऐसा सही हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। याद रखिए हम हमेशा यहाँ पर बात करेंगे, स्क्रीन लेकर आइए वापस। तो स्क्रीन पर मैं आपको यहाँ पर, स्क्रीन को हटाइए, बल्कि वाइट बोर्ड वो लेकर आया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वो बच्चों पे बहुत बिलीव करता है, बच्चों पे बहुत यकीन करता है कि भैया बच्चे हमारे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बच्चे खुद से नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं, राइट। और वो जिन्हें पियाजे ने लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है, इसीलिए तो कहा है क्योंकि बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बहुत जिज्ञासा उनके अंदर होती है, वो खुद से बहुत ज़्यादा जो है ऑब्जर्वेशन उनका बहुत अच्छा होता है, राइट। तो ये सारी बातें हैं। अगर हम इनको हटा करके अगर हम ये कहें कि भाई बच्चों को खूब काम करने के लिए दे दिया जाए, उनको याद करने के लिए दे दिया जाए, ये सारी चीज़ें अगर आप डाल देते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर दूसरी चीज़ों को, बच्चों को अपार्ट फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों को छोड़ करके आप दूसरी चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो हमेशा सीटेट में वैसा ऑप्शन गलत हो जाता है। हमें बच्चों को इंपॉर्टेंस देना है, बच्चों को अवसर देना है, अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को देना है। अगर मैं पेडागोजी की बात करूँ तो यहाँ पर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं स्क्रीन पर वापस,
करेक्टिंग एवरी मिस्टेक ए लर्नर मेक्स एंड गिविंग द रिलेवेंट रूल ऑफ ग्रामर एज इमीडिएट फीडबैक। देखिए, जैसे ही बच्चे ने गलती की आपने फिर उसको करेक्ट कर दिया, फिर उसने गलती किया, फिर ये क्या हो रहा है कि इससे बच्चा फिर गलती करने से डरता है, या तो फिर वो, या फ़ौरन आपने फीडबैक उसको दिया, गलती जैसी वो कर रहा है तो उसने आपने उसको जो है वो ऐसी रिलेवेंट जो भी बात थी, जो भी रूल था उसको बताया, उसको फीडबैक दिया, उसको वहीं पे करेक्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। उसके बाद है नंबर 3, गिविंग एक्सटेंसिव लैंग्वेज ड्रिल्स इन विच लर्नर्स प्रैक्टिस लैंग्वेज आइटम्स मैकेनिकली। देखिए, बार बार ड्रिल करवाई जा रही है, बार बार एक्सरसाइज और प्रैक्टिस की बात यहाँ पर कर रही है। अब आप कहेंगे कि हमने एक वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन के अंदर हमने बात की थी, शायद वो 2-3 वीडियो आप पहले पीछे जाकर देख सकते हो। तो उसमें तो एक प्रिंसिपल था कि भैया प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज एंड ड्रिल, जिसे मैंने कहा था कि इसे जो है फौज में या फौजी जो थे, आर्मी में जो लोग थे, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, अगर हम लैंग्वेज में इसकी बात करें तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और बच्चे उसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रैक्टिस लैंग्वेज आइटम्स मैकेनिकली मशीन किस तरह से काम करता है, कंटिन्यूसली उसी वर्क को मशीन कर रहा होता है। तो अगर बच्चे भी इस तरह से काम करेंगे तो ये हो जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अपोज में चला जा रहा है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर हो जाता है रॉन्ग। चौथा ऑप्शन है इनेबलिंग देम टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रायर नॉलेज एंड द न्यू नॉलेज। तो बच्चों के पास में जो पूर्व ज्ञान है, प्रायर नॉलेज है, उसको नए नॉलेज या नए ज्ञान के साथ में कनेक्ट करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन, चौथा जो ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसमें बच्चों पर फोकस भी किया जा रहा है, उनके प्रीवियस नॉलेज को नए नॉलेज के साथ में जोड़ने की भी बात की जा रही है। तो यही चीज़ है जो कि टीचर्स हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश। मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा यहाँ पर कि जो टीचर है तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर। अगर हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करें तो टीचर को फैसिलिटेटर बनाया गया है, सुविधादाता उसे कहा जा रहा है। यानी कि उसका काम है बच्चों को सुविधा प्रोवाइड करना, ना कि उनको कंटिन्यूसली टीचिंग करना, एक्सरसाइज ड्रिल करने के लिए दे देना, उनको कुछ काम करने के लिए दे देना, मेमोराइजेशन के लिए दे देना, खूब ढेर सारा काम उनको लगा देना, ये नहीं है, राइट। बल्कि बच्चों को वो सिर्फ फैसिलिटेट करे, जहाँ पर वो अटक गया उसको स्कैफोल्ड करे। हमने यहाँ पर एक थ्योरी पढ़ रखी है वाइगोत्स्की की, मैं आपको एक्स्ट्रा इनपुट के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि हमने वाइगोत्स्की की एक थ्योरी पढ़ी है। उसमें उन्होंने कहा है कि बच्चों को यहाँ पर स्कैफोल्डिंग की जाए, यानी सिर्फ उतनी मदद की जाए जितनी उनको ज़रूरत है, जिस चीज़ में वो वीक है वहाँ पर उसको बता करके आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है। और ये हेल्प कौन करता है? MKO कौन होता है? मोर नॉलेजेबल अदर। ये सब जो है स्पेसिफिक टर्म्स है, आपने इनको समझना चाहिए, हो सके तो याद रखना चाहिए, लेकिन समझ के याद रखना चाहिए, वरना फिर ये मेमोराइजेशन की मिसाल हो जाती है। तो स्कैफोल्डिंग बच्चों को जो है सहायता प्रोवाइड करना, जैसे साइकिल चलाने में की जाती है मोर नॉलेजेबल अदर के ज़रिए के द्वारा। और बच्चों को किस फील्ड में, किस जगह पर प्रोवाइड करेंगे आप मदद या सहायता, तो वो होता है ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी ऐसा जोन, ऐसी जगह आपके ब्रेन में बच्चे के प्रोसेस में लर्निंग के जहाँ पर वो वीक है, राइट। तो उसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात की, आप चाहे तो स्पेसिफिकली उस वीडियो को जा करके देख सकते हो। तो इस तरह से आज के हमारे वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत डीपली आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, ताकि आइंदा आने वाले क्वेश्चंस को आप इसी बेस पर सॉल्व कर सको। यहाँ पर सिर्फ हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, बल्कि उसको समझ कर यहाँ पर हमारी पढ़ाई भी हो गई है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।